तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके का, जो कि है अंग्रेज़ों के शिमला पहाड़ी रियासतों से संबंध, कि अंग्रेज़ों के रिलेशंस कैसे थे शिमला पहाड़ी रियासतों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि बुशहर रियासत के साथ कैसे रिलेशन थे अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो गोरखा युद्ध के बाद, जो गोरखा युद्ध होता है उसके बाद अंग्रेज़ों ने बुशहर रियासत को एक सनद द्वारा राजा मोहिंदर सिंह को लौटा दिया। तो बुशहर के किस राजा को सनद प्रदान की गई थी? राजा मोहिंदर सिंह को। बुशहर के राजा मोहिंदर सिंह को सनद प्रदान की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। बुशहर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिससे वास्तविक राजाओं को उनकी रियासत सौंपते हुए 15,000 रुपये वार्षिक कर देने के लिए कहा गया। मतलब और रियासतों को तो सनद ऐसे ही प्रदान कर दी गई है ना, लेकिन बुशहर के साथ स्पेशल कंडीशन क्या रखी गई कि आपको 15,000 रुपये वार्षिक कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो बुशहर के रिलेशन अंग्रेज़ों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे देखेंगे आगे हम लोग कि 1857 के युद्ध में भी जो बुशहर के राजा होंगे वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे। और बुशहर मतलब अंग्रेज़ों के जो भी एक तरह से जो भी उनके डिसीजंस होता था उनको फॉलो नहीं करता था बुशहर। ठीक है, और था भी बुशहर इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो तिब्बत के साथ अंग्रेज़ों का ट्रेड वगैरह होता था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था बुशहर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब उन्हें राजा मोहिंदर सिंह को सनद प्रदान की, उनका राज्य जो रियासत थी बुशहर वापस लौटाया, तो साथ ही उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि आप 15,000 रुपये वार्षिक कर देना होगा। बुशहर के वनों को अंग्रेजों ने 1877 ईस्वी में 50 साल के पट्टे पर लेकर उसके बदले में 10,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कि उन्होंने जो बुशहर रियासत थी वहाँ के जो फॉरेस्ट थे, वहाँ के वन जो थे, उनको 1877 में, कब 1877 में उन्होंने क्या कर लिया, पट्टे पर ले लिया, मतलब लीज पर ले लिया। ठीक है, उन्होंने वहाँ के जो वन थे बुशहर के, उन्हें 1877 में लीज पर ले लिया। और अंग्रेज़ों ने बोला कि हम लोग आपको 10,000 रुपये वार्षिक कर देंगे इसके बदले में। 15,000 रुपये वार्षिक कर बुशहर पर लगाया, और फिर खुद बोला कि 1877 में कि हमको अपने वन दे दो लीज पर, और हम लोग आपको 10,000 रुपये वार्षिक कर हम लोग देंगे, मतलब अंग्रेज देंगे। ठीक है, बुशहर को। फिर वर्ष 1911 में 1911 में अंग्रेजों ने एलन मिचेल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पर इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि 1911 में, ईयर भी इम्पोर्टेंट है और नाम भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1911 में अंग्रेज़ों ने एलन मिचेल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त कर दिया था। कब? 1911 में। और कैसे? एलन मिचेल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1911 में एलन मिचेल को बुशहर का मैनेजर नियुक्त किया गया था। एलन मिचेल 1911 बुशहर का मैनेजर। 1886 में शमशेर सिंह को उनके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश कर दिया। तो जैसे कि बुशहर रियासत कोई अंग्रेजों की ज़्यादा चहेती रियासतों में से एक नहीं थी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1886 में शमशेर सिंह को, जो कि अंग्रेजों की बात को ज़्यादातर नहीं माना करते थे, उन्होंने क्या मजबूर कर दिया शमशेर सिंह को कि आप अपने पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ दीजिए। 1886 में अंग्रेज जो थे उन्होंने बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह को उनके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। वर्ष 1898 में राजकुमार की मृत्यु के पश्चात शमशेर सिंह जो सिंह थे उनको पुनः गद्दी सौंपने के बजाय अंग्रेजों ने राय मंगत राम को प्रशासक बनाकर काम चलाया। तो देखो अंग्रेजों को जो शमशेर सिंह जी थे उनसे मतलब इनको इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि 1857 के विद्रोह में ये अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और आगे भी अंग्रेजों के डिसीजंस जो नहीं है मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे पहले इनको गद्दी से हटाया 1886 में शमशेर सिंह को, और इनके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह को मतलब उन्होंने राजा बनाया। अब जो भी टिक्का रघुनाथ सिंह की, मतलब राजा की, इनकी जो राजा का शमशेर सिंह का पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह जो उस प्रेजेंट टाइम में राजा था वहाँ का, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इनको नॉर्मली क्या होता कि वो उनके शमशेर सिंह को वापस गद्दी देते, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया और इंटेंशनली क्या किया, राय मंगत राम को प्रशासक बना दिया। शमशेर सिंह को गद्दी ना देते हुए राय मंगत राम को प्रशासक बनाया था। ठीक है, और इससे काम चलाया उन्होंने।
तो ये बुशहर के साथ हमारे जो अंग्रेजी राज था उसके बुशहर के साथ कैसे रिलेशन थे ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं बेजा जो रियासत थी उसके साथ क्या रिलेशन थे। गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1815 को सनत द्वारा बेजा ठुकराई मानचंद को सौंप दी थी। तो इन्होंने जो बेजा ठुकराई थी वो किसे सौंपी थी? मानचंद को। अंग्रेजों ने बेजा ठुकराई किसको सौंपी थी? मानचंद को। अंग्रेजों ने 1815 में ही 4 सितंबर 1815 को बेजा ठुकराई मानचंद को सौंप दी। उदयचंद के काल में नरी और चिल्हान गांव अंग्रेजों ने कसौली में मिला दिए। तो उदयचंद बाद में बेजा रियासत का राजा बनता है। उदयचंद जब बेजा रियासत का राजा बनता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, नरी और चिल्हान जो गांव होते हैं वो उन्होंने कसौली में मिला दिए। नरी और चिल्हान गांव कहाँ मिलाए? कसौली में। बेजा के किस राजा को उन्होंने सनद दी थी? मानचंद को। और उदयचंद के टाइम उन्होंने क्या किया? नरी और चिल्हान गांव कसौली में मिला दिए। नेक्स्ट रियासत है कुनिहार। गोरखा युद्ध के बाद 1815 में अंग्रेजों ने ठकुराई स्थायी रूप से एक सनद द्वारा मगन देव को सौंप दी। तो कुनिहार के जो राजा होते हैं मगन देव, कुनिहार के राजा मगन देव, उनको रियासत इन्होंने सौंप दिया, ठकुराई सौंप दिया कुनिहार। किसे? मगन देव को। मगन देव को 1815 में ही कुनिहार जो है वो मगन देव को सौंप दिया जाता है। वर्ष 1817 में यहाँ के शासक हरदेव सिंह को पूर्ण अधिकार दे दिए गए। अभी तो सनद द्वारा इन्हें मगन देव को सौंपी गई थी पहले। फिर 1817 में क्या करते हैं कि जो यहाँ के शासक होते हैं हरदेव सिंह, उनको पूर्ण अधिकार दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि बिलासपुर के साथ अंग्रेजों के कैसे रिलेशन रहे। तो 6 मार्च 1815 को अंग्रेजों ने बिलासपुर के राजा महानचंद को सनद प्रदान की थी। खड़गचंद 1824 में गद्दी पर बैठा। उसने अपने संबंधी अधिकांश मियाँ लोगों को जागीरें छीन ली। तो जो खड़गचंद था उसने क्या किया 1824 में, जब वो गद्दी पर बैठा, कि जो भी उसके अधिकांश मियाँ लोग थे उनकी जागीरें छीन ली, जो जो उन्हें जागीरें मिली हुई थी। मियाँ जंगी के नेतृत्व में गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब कोई ना कोई विद्रोह करेगा ही कि आप जागीरें छीन रहे हो। तो मियाँ जंगी ने क्या कर दिया? एक गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया। राजा ने विद्रोह दबाने के लिए 300 रोहिला पठानों की सेना बुलवाई, जिनकी मियाँ लोगों से अनेक झड़पें हुई, मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई मियाँ लोगों से। मियाँ लोगों के साथ क्यों? क्योंकि उनकी जो ये थी अधिकांश जिनको जागीरें मिली थी वो मियाँ लोगों की छीनी थी, तो उनके साथ ही इन रोहिला पठानों की झड़पें हुई। विलियम मर्रे ये राजनीतिक प्रतिनिधि थे। इन्होंने 1827 में सेना की 3 टुकड़ियाँ जो थी को लेकर विद्रोह को शांत किया। तो जो विलियम मर्रे थे इन्होंने 1827 में, विलियम मर्रे ने 1827 में सेना की 3 टुकड़ियों को लेकर विद्रोह को शांत किया। किसने शांत किया था? विलियम मर्रे ने। विलियम मर्रे जो थे उन्होंने 1827 में जो विद्रोह चल रहा था बिलासपुर का गृह युद्ध का, तो इसे उन्होंने 1827 में 3 सैनिक टुकड़ियों के साथ उन्होंने शांत किया। उसने मियाँ मोरी और संसारू को प्रशासन की बागडोर सौंप दी और राजा को भी अपना व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। तो प्रशासन की बागडोर विलियम मर्रे ने किसको सौंपी थी? मियाँ मीरी को और संसारू को। इन्होंने मतलब जो राजा को भी चेतावनी दी और साथ साथ प्रशासन की बागडोर किसको दे दी? मियाँ मीरी और संसारू को। मियाँ मीरी और संसारू को। किसे? मियाँ मीरी और संसारू को। किसने सौंपी थी जो शासन की बागडोर? विलियम मर्रे, जो आए थे इनका विद्रोह शांत करने के लिए। बिलासपुर का जो गृह युद्ध चल रहा था जो मियाँ और रोहिला पठानों के बीच में, रोहिला पठानों को तो जो राजा थे खड़गचंद, इनके द्वारा ही बुलाया गया था। ठीक है, जो रोहिला पठान थे वो खड़गचंद के द्वारा बुलाए गए थे, और जो यहाँ के मियाँ लोग थे वो इसलिए विद्रोह कर रहे थे, इसलिए गृह युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया था क्योंकि इनकी जागीरें छीन ली गई थी। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मियाँ जंगी। मियाँ जंगी है ना, जो मियाँ जंगी ने गृह युद्ध आरंभ किया था। ठीक है, और विलियम मर्रे आए इनको शांत करने के लिए सबको, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? मियाँ मीरी और संसारू को प्रशासन की बागडोर सौंप दी और राजा को भी अपने व्यवहार सुधारने की चेतावनी दी। अंतिम दिनों में खड़गचंद ने मियाँ से समझौता कर उनकी जागीरें लौटा दी। अब खड़गचंद अंतिम दिनों में ही मान गए और इन्होंने जो मियाँ लोग थे उनकी जो रियासतें थी, जागीरें थी, वो भी इन्हें वापस दे दी।
ताकि स्थिति सुधर सके। खड़कचंद ने 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी दोनों रानियां सती होने के लिए तैयार थी, दोनों रानियां सती होने के लिए तैयार थी, परंतु देखो यहाँ पे रसल क्लार्क आते हैं। रसल क्लार्क ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जो खड़कचंद की दोनों पत्नियां थी वो सती होने के लिए तैयार थी, लेकिन रसल क्लार्क जो थी उन्होंने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान का वादा किया और ऐसा बोला कि आप लोग मतलब ये सती प्रथा का पालन ना कीजिए। रसल क्लार्क ने और उन्हें क्या दिया, उदारता पूर्वक अनुदान का उनसे वादा किया। रसल क्लार्क ने मियाँ जंगी को राजा बनाने की सिफारिश 1839 में सरकार को भेजी। वही जो मियाँ जंगी जिन्होंने गृहयुद्ध प्रारंभ किया था, उन्हीं के लिए रसल क्लार्क ने ऐसा बोला कि इन्हें राजा बना दिया जाए। कब बोला? 1839 में उन्होंने ये सिफारिश सरकार को भेजी। मियाँ जंगी को राजा बनाने की सिफारिश 1839 में किसने? रसल क्लार्क ने भेजी है। तो ये रसल क्लार्क इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने ना तो राजा की जो पत्नियां हैं उनको सती होने से मना कर दिया 1839 में, है ना, और साथ ही साथ इन्होंने मियाँ जंगी के लिए सिफारिश भेजी 1839 में। 21 अक्टूबर 1847 को बिलासपुर के राजा को सतलुज के दाहिने और स्थित उन क्षेत्रों का राज्य का अधिकार प्रदान किया गया जो 1809 से पूर्व उनके अधीन थे। 1809 से पहले जो भी क्षेत्र बिलासपुर के अंडर थे, ठीक है, और सतलुज के दाहिने ओर के जो भी स्थित क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है, तो उनको वो अधिकार वापस प्रदान कर दिया गया, ठीक है, 1847 में राजा विजय चंद ने ब्रिटिश पद्धति के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाने का प्रयास किया, किंतु अधिकारियों का सहयोग उसे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने अंग्रेजी पद्धति के अनुसार प्रशासन चलाने का प्रयास किया? तो राजा विजयचंद थे। राजा विजयचंद जो हुए हैं उन्होंने जो प्रशासन है वो उन्होंने किसके अनुसार चलाने का प्रयास किया था? जैसे अंग्रेजों की पद्धति के अनुसार चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, ठीक है, सफल नहीं हो सके क्योंकि उनके जो पदाधिकारी थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, ठीक है, जो विजयचंद के पदाधिकारी थे उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया। वह प्रशासन का कार्य मंत्री हरिचंद को सौंप कर बनारस चला गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? प्रशासन का सारा काम किसको सौंप दिया? मंत्री हरिचंद को, ठीक है। विजयचंद ने अपने मंत्री हरिचंद को प्रशासन का सारा काम सौंप दिया और बनारस चला गया। मियाँ अमरचंद और अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन के कार्य में मदद की। जो मियाँ अमरचंद थे और अंग्रेज अधिकारी भी थे जो उन्होंने प्रशासन के कार्य में मदद की, ठीक है, क्योंकि मंत्री हरिचंद सारा प्रशासन देख रहे थे और विजयचंद जी जो है राजा वो बनारस चले गए थे। अगला हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के रिलेशन किसके साथ देखेंगे? जुबल के साथ, ठीक है। तो जो जुबल है इसके बारे में देखते हैं। गोरखा युद्ध के पश्चात 18 नवंबर 1815 ईस्वी को एक सनद द्वारा जुबल की रियासत राजा पूर्णचंद को सौंप दी गई। तो जो जुबल है वो किसे सौंपा गया था? राजा पूर्णचंद को। जुबल सौंपा गया था राजा पूर्णचंद को जुबल सौंपा गया। उसकी गद्दी पर बैठने के पश्चात राज्य में अव्यवस्था फैल गई। जैसे ही राजा पूर्णचंद को गद्दी प्रदान की गई तो राज्य में क्या हुआ? अव्यवस्था फैल गई। अंततः अंग्रेज सरकार थे उन्होंने प्रशासन वजीर डोंगी को सौंपी। जो डोंगी वजीर थे उनको सौंप दिया उन्होंने सारा का सारा प्रशासन। और जो वजीर डांगी की मृत्यु के पश्चात 1832 में शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार नियुक्त कर राजा पूर्णचंद को 4400 रुपये वार्षिक भत्ता दिए जाने लगा। तब इन्होंने इनकी वजीर की मृत्यु के बाद भी 1832 में तहसीलदार को नियुक्त कर दिया कि आप प्रशासन देखिए, और पूर्णचंद को इन्होंने वार्षिक भत्ता दिया 4400 रुपये का। 1840 में राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1854 में बालिग होने पर राणा करमचंद गद्दी पर बैठे। तो पूर्णचंद की जैसे मृत्यु हो जाती है तो राणा करमचंद गद्दी पर बैठते हैं। उसका शासन बहुत कठोर था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उसकी राजकीय शक्तियों पर अंकुश लगाना पड़ा। जो राणा करमचंद होते हैं, राणा करमचंद, उनका जो शासन होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। जो 1854 में राजा बनते हैं राणा करमचंद, उनका शासन कठोर होता है, इसलिए जो अंग्रेज सरकार होते हैं उनकी राजकीय शक्तियों पर अंकुश लगा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बघाट के साथ अंग्रेजों के रिलेशन। गोरखा युद्ध के बाद बघाट के राजा का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था। अब गोरखा युद्ध हो चुका था, वैसे भी पहाड़ी राजाओं को पता चल चुका था कि अंग्रेज भी कोई उनके अपने नहीं है। बेशक गोरखों ने उनके ऊपर उनके साथ मतलब धोखा किया, विश्वासघात किया उनके राज्य हर पे, लेकिन अंग्रेज भी उनसे कम नहीं है,
ठीक है। तो बघाट के राजा का व्यवहार अंग्रेजों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था गोरखा युद्ध के बाद। इसके कारण 14,000 रुपये के आय वाले 5 परंग ने उससे छीनकर 1,30,000 रुपये में पटियाला के महाराजा को सौंप दिए गए। तो अंग्रेजों ने देखो क्या किया, जो भी मतलब अंग्रेजों का फेवर नहीं करते थे उनके साथ अंग्रेज ऐसे ही करते थे कि देखो इन्होंने बघाट के राजा को बोला कि आप 14,000 रुपये की आय वाले 5 परंगने जो हैं वो उससे छीन लिए वो, ठीक है। 14,000 की आय वाले 5 परंगने उससे छीन लिए, किससे? बघाट से छीन लिए, ठीक है। 5 परंगने 14,000 की आय वाले, और उन्हें किसको सौंप दिया? पटियाला के महाराजा को सौंप दिया, ठीक है। और पटियाला के राजा से उनको क्या है 1,30,000 रुपये ये प्राप्त हो रहे थे अंग्रेजों को, 1,30,000 रुपये प्राप्त हो रहे थे। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बघाट से जो 5 परंगने छीने थे वो किसे सौंपे गए थे? पटियाला के महाराजा को। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद किस रियासत से जो 5 परगने हैं वो छीनकर पटियाला के महाराजा को सौंप दिए थे, तो बघाट रियासत से छीने थे 5 परगने, ठीक है। और शेष चार परगने एक सनद द्वारा 4 सितंबर 1814 को राणा मोहिंदर सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ की कि जो 4 परगने थे शेष, उनको भी इन्होंने 1815 में एक सनद द्वारा राणा मोहिंदर सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, ठीक है। राणा मोहिंदर सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को 4 परगने इन्होंने सौंप दिए, ठीक है। 5 परगने पटियाला के महाराजा को, ठीक है, और 4 जो परगने थे वो राणा मोहिंदर सिंह को। फिर बोला कि राणा मोहिंदर सिंह 1839 को मर गया, एग्जैक्ट डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों ने उसके राज्य को जब्त कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? उसके राज्य को जब्त कर लिया। राणा के छोटे भाई विजय सिंह को जॉर्ज रसेल क्लार्क ने समर्थन से 1842 में गद्दी प्राप्त हुई। तो देखिए रसेल क्लार्क जी जो है ये बहुत मतलब हेल्प कर रहे हैं राजाओं की गद्दी प्राप्त करने में। तो इन्होंने बोला कि अंग्रेजों ने उसके राज्य को जब्त कर लिया था जब किसकी? राणा मोहिंदर सिंह की डेथ हो गई थी। अब जो राणा के छोटे भाई थे विजय सिंह, तो रसेल क्लार्क ने इनका समर्थन किया और 1842 में इनको गद्दी प्राप्त हुई। 1842 में किसको गद्दी प्राप्त हुई? 1842 में विजय सिंह को रसेल क्लार्क की हेल्प से विजय सिंह को, जो कि राणा मोहिंदर सिंह के छोटे भाई होते हैं विजय सिंह, उन्हें रसेल क्लार्क की हेल्प से 1842 में गद्दी प्राप्त हुई। बघाट राज्य में अंग्रेजों जो बघाट राज्य था उसमें अंग्रेजों ने राणा किशन सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकारी स्पष्ट न होने की स्थिति में हस्तक्षेप कर मियाँ जयसिंह के पुत्र ध्यान सिंह के पक्ष में निर्णय दिया। तो बघाट राज्य में जब अंग्रेजों ने राजा किशन सिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकार स्पष्ट न होने पर क्या किया? देखिए जब बघाट राज्य में राजा किशन सिंह की भी मृत्यु होती है तो वहाँ पर उत्तराधिकार स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं और मियाँ जय सिंह के पुत्र जो ध्यान सिंह के पक्ष में निर्णय दिया। इन्होंने ध्यान सिंह के पक्ष में इन्होंने राज्य दे दिया, मतलब ध्यान सिंह को वहाँ का राज्य प्रदान किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंग्रेजों के हिंदूर जो राज्य है उसके साथ क्या संबंध थे। तो बोला कि हिंदूर के राजा रामशरण सिंह को, जो हिंदूर के राजा रामशरण सिंह होते हैं उनको 20 सितंबर 1815 को सनद द्वारा पुश्तैनी संपत्ति सौंप दी, परंतु मलोन किला व गांव ले लिए गए, जिसके बदले में राजा को भरौली की ठकुराई सौंपी गई। तो देखिए जो हिंदू रियासत है वो किसको, उसकी सनद किसे प्रदान की गई? राजा रामशरण सिंह को, ठीक है। 1815 में ही उनको पुश्तैनी संपत्ति सौंप दी, लेकिन उनको क्या क्या नहीं दिया गया? मलोन किला नहीं दिया उनको, और जो गांव लिया गया था उसके बदले में राजा को भरौली की ठकुराई सौंपी गई। राजा को जो मलोन किला और जो गांव से लिया गया था उसके बदले में भरौली की ठकुराई सौंपी गई। कौन सी ठकुराई? भरौली की ठकुराई। किसके बदले में? मलोन किले और गांव के बदले में भरौली की ठकुराई सौंपी गई। सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के बदले में सनद द्वारा किला राजा को पुनः लौटा दिया गया। अब इन्होंने जब सिख युद्ध के दौरान 1846 के आसपास जब सिख युद्ध हुआ उसमें जो है रामशरण सिंह अंग्रेजों की सहायता करते हैं, तो राजा को पुनः जो ये किला होता है मलोन किला ये लौटा दिया जाता है, और भरौली है पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। क्योंकि देखिए जो ये भरौली की ठकुराई है ये तो इसीलिए दी गई थी क्योंकि उनका मलोन किला अंग्रेजों ने खुद रखा था, गांव रखा था और मलोन किला रखा था, उसके बदले में ही भरौली की ठकुराई दी थी।
अब जब अंग्रेज इनको ये किला वापस करेंगे तो भरोली की जो है ठकुराई वो भी उनसे वापस ले लेंगे, जिसे राजा ने 8500 रुपये में बलसन के राजा को भेज दिया। जो देखो जो ये भरोली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया, जिससे और राजा ने क्या किया, 8500 रुपये में बेल्सन के राजा को भेज दिया था, जो ये किले की बात कर रहा है। फिर है क्योंथल। इसके बाद हमने क्योंथल पढ़ना है। ठीक है, अब क्योंथल में देखते हैं। अंगल गोरखा युद्ध के बाद 6 सितंबर 1815 को क्योंथल के राजा संसार सेन, यहाँ पर संसार सेन है, कंफ्यूज मत होइएगा संसार चंद से, ये संसार सेन है, ये डिफरेंट रूलर है। कि जो क्योंथल के रूलर होते हैं राजा संसार सेन, इनको सनद दी जाती है, वापस की जाता है इनका जो राज्य क्योंथल का, परंतु 8 परगने अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए हैं। अब यहाँ से भी इन्होंने क्या किया, जो 8 परगने हैं वो अपने पास रख लिए हैं। अंग्रेजों ने 1830 में क्योंथल के राणा को 12 गांव लिए। अब देखिए 1830 में, ये इंपॉर्टेंट है कि 1830 में अंग्रेजों ने क्योंथल के राणा से क्या किया, 12 गांव लिए। अंग्रेजों ने 1830 में क्योंथल के राणा से क्या किया, 12 गांव लिए। इसके बदले में क्योंथल के राजा को राविन परंगना दिया गया। जो अंग्रेजों ने 1830 में क्योंथल के राजा से 12 गांव लिए, उसके बदले में क्या दिया उन्होंने राविन परंगना दिया। क्योंथल के राजा के विरुद्ध 3 शिकायतों के चलते इसे राज्य प्रबंध से वंचित कर दिया गया। अब क्योंथल के राजा के अगेंस्ट जो कुछ शिकायतें आई हैं 3, उसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, इसे राज्य प्रबंधन से वंचित कर दिया। 1814 में उसे पुनः राज्य सौंप दिया गया। अब अंग्रेजों का मन हुआ, 1814 में उसको राज्य दोबारा से सौंप दिया गया। राजा बलबीर सिंह के शासनकाल में आंतरिक अशांति के चलते, फिर नेक्स्ट जब राजा बलबीर सिंह आए हैं तो उनके शासनकाल में आंतरिक अशांति के चलते 1899 में अंग्रेजों ने यहाँ प्रबंधक नियुक्त कर दिया था। तो राजा बलबीर सिंह के टाइम में क्योंथल में एक प्रबंधक की नियुक्ति की गई थी। राजा बलबीर सिंह के टाइम में आंतरिक अशांति के चलते 1899 के समय में जो बलबीर सिंह का शासनकाल जब चल रहा था, उस वक्त आंतरिक अशांति के कारण अंग्रेजों ने क्योंथल में क्या कर दिया, एक अंग्रेज प्रबंधक नियुक्त कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम कोटगढ़, कोटखाई और राविन के साथ अंग्रेजों के संबंध। जो कोटगढ़ था, इसको संडोक के नाम से भी बोला जाता था, और जो राविन है पर अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। कोटगढ़ और राविन पर अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। कहाँ कहाँ पर, कोटगढ़ और राविन में, क्योंकि यहाँ हाटू किला था जो कोटखाई के अधीन था। तो हमने क्वेश्चन भी किया था कि जो हाटू किला था वो किसके अधीन था, उसमें सारे के सारे ऑप्शंस गलत थे। तो यहाँ पर जो हाटू किला है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि कोटखाई के अधीन था। हाटू किला जो है वो कोटखाई के अधीन था, हाटू किला कोटखाई के अधीन था। और जो कोटगढ़ और राविन था, उस पर अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। और जो खाटू किला था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि कोटखाई के अधीन था, परंतु कोटगढ़ के राजा ने इसे कुल्लू के राजा को दे दिया था। अब जो कोटगढ़ का राजा है उसने इसे हाटू किले को कुल्लू के राजा को सौंप दिया था। बुशर के राजा ने कुल्लू के राजा को मार रॉबिन के को छीन लिया। ठीक है, उन्होंने रॉबिन को छीन लिया, कुल्लू के राजा को इन्होंने मारकर रॉबिन को छीन लिया तथा कोटखाई पर भी कब्जा कर लिया। गोरखों से पूर्व कोटखाई कुल्लू के अधीन 40 वर्ष तक रहा है। जब गोरखे नहीं आए तो उससे पहले जो कोटखाई है वो कुल्लू के अधीन ही था 40 वर्षों तक। और गोरखों के जाने के बाद जो कोटगढ़ पुनः कुल्लू के अधीन आ गया और अंग्रेजों ने कोटगढ़ पर कब्जा कर कुल्लू के राजा से इसे खाली करवाया था। ठीक है, इसके बाद है रोबिन जो गढ़वाल की जागीर थी। रोबिन जो गढ़वाल की जागीर थी बुशर के अधीन रही। तो जो रोबिन गढ़वाल की जागीर किसके अधीन रही, बुशहर के अधीन। गोरखा युद्ध जब था उसके समय की बात है कि गोरखा युद्ध के बाद इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन उससे पहले क्या था कि जो रोबिन थी वो गढ़वाल की जागीर थी और बुशहर के अधीन थी।
जिसे क्योंथल के राजा को सौंप दिया गया। बाद में क्या किया गया था, जब अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था उसके बाद क्योंथल के राजा को इसे सौंप दिया गया था शिमला बसाने के लिए प्राप्त गांव के बदले। क्योंकि जो क्योंथल के राजा से, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उनसे 1830 में 12 गांव लिए गए थे। क्योंथल के राजा से 1830 में कितने 12 गांव लिए गए थे। क्योंथल के राजा से 1830 में 12 गांव लिए गए थे। ठीक है, किस लिए लिए गए थे, वो शिमला बसाने के लिए। तो उसके बदले में क्या किया था, इन्होंने रॉबिन जो परगना था, हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी क्योंथल में, कि रॉबिन परगना इनको दे दिया गया था, किसे, क्योंथल के राजा को। एक सनद द्वारा कोटखाई, जो कोटखाई है, को राणा रणजीत सिंह और उसके वंशजों को सौंप दिया गया। एक सनद के द्वारा कोटखाई को राणा रणजीत सिंह और उनके वंशजों को सौंप दिया गया था। राणा रणजीत सिंह को क्या सौंपा गया था, कोटखाई को, है ना, कोटखाई जो था राणा रणजीत सिंह और उसके वंशजों को सौंप दिया गया था एक सनद के द्वारा। राणा की 1821 में मृत्यु के बाद उसका बेटा भगवान सिंह गद्दी पर बैठा। तो राणा की जब मृत्यु हो जाती है 1821 में, उसके बाद उनका बेटा भगवान सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में अव्यवस्था फैल गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1828 में शासन अपने हाथ में लेकर राजा को 1300 रुपये वार्षिक पेंशन प्रदान की। तो यहाँ पर जब 1821 में राणा की मृत्यु जाती है, उसका बेटा भगवान सिंह गद्दी पर बैठता है और उसके भगवान सिंह के शासनकाल में क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है। और भगवान सिंह के शासनकाल में अव्यवस्था फैलने पर 1828 में जो अंग्रेज क्या करते हैं, शासन अपने हाथ में ले लेते हैं और 1300 रुपये वार्षिक पेंशन उसको दे देते हैं भगवान सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुमार सेन के साथ अंग्रेजों के क्या रिलेशन रहे हैं। तो गोरखा युद्ध के बाद 7 फरवरी 1816 ईस्वी को सनद द्वारा राणा केहर सिंह को राज्य वापस कर दिया गया। तो कुमार सेन का जो राज्य था वो किसको प्रदान किया गया था, राणा केहर सिंह को। राणा केहर सिंह को 1816 में, कुमार सेन कब सौंपा गया था, 1816 में। ठीक है, राणा केहर सिंह को सनद के द्वारा वापस किया गया। राणा केहर सिंह 11 मई 1839 को निसंतान मर गया। जो राणा केहर सिंह होता है वो निसंतान, उनकी मृत्यु हो गई 1839 में। सनद की शर्तों के अनुसार राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, कि सनद की भी शर्त थी कि अगर ऐसा होता है कि निसंतान राजा की मृत्यु जाती है तो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। स्वर्गीय राणा की वफादारी को देखते हुए उनके संबंधी प्रीतम सिंह को सनद के माध्यम से गद्दी पर बैठने का अधिकार प्रदान किया गया। अब क्योंकि जो स्वर्गीय राणा थे, राणा जो केहर सिंह, वो बहुत वफादार रहे थे अंग्रेजों के प्रति, तो उनकी वफादारी को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, जो प्रीतम सिंह होते हैं उनको सनद के द्वारा गद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। राज्य में विद्रोह हुआ, जिसके बाद शिमला के राजनीतिक जो प्रतिनिधि को राज्य का प्रबंध सौंपा गया। तो अब बाद में जब राज्य में विद्रोह होता है तो शिमला के जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनको राज्य का प्रबंध सौंप दिया गया है। प्रीतम सिंह को राज्य 29 जून 1840 को लौटा दिया गया। बाद में दोबारा से प्रीतम सिंह को राज्य लौटा दिया गया 1840 में। सनद में नुस्लू, बड़नुस्लू, बड़बुतानु तथा बुतानु जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये शब्द जो है इस सनद में जोड़े गए हैं। नुस्लू, बड़नुस्लू, बड़बुतानु और बुतानु जैसे शब्द जोड़े गए। सती प्रथा और कन्यावध को रोकने का वचन राजा ने दिया, जो वहाँ की कुप्रथाएं थी। तो सती प्रथा और कन्यावध को रोकने का वचन किसने दिया, राजा ने दिया। ठीक है, प्रीतम सिंह ने, जो वहाँ की कुप्रथाएं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं थरोज के साथ कि कैसे रिलेशन थे। ठीक है, तो 31 जनवरी 1819 को ठाकुर छोबू को सनद द्वारा थरोज का ठाकुर मान लिया गया। छोबू को देखो यहाँ कर थरोज का जो है शासक माना गया है। छोबू को कब, 1819 में छोबू को शासक मान लिया जाता है। छोबू को उसके अपने बेटे श्याम सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश कर दिया। तो छोबू को किसके पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया था, उसके अपने पुत्र श्याम सिंह के पक्ष में। उसके अपने पुत्र श्याम सिंह जो होते हैं उनके पक्ष में छोबू को गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। छोबू और उसके भतीजे रण सिंह के षड्यंत्रों के कारण श्याम सिंह को 1841 में अपदस्थ कर थरोज को जुब्बल में मिला दिया गया। तो छोबू जो होता है उसको अब मजबूर किया गया था अपने बेटे श्याम सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए। इसलिए देखिए क्या होता है कि बाद में छोबू और उसके भतीजे रणजीत सिंह
दोनों मिलकर क्या करते हैं, छोबू और उसका भतीजा जो रणजीत सिंह होता है वो मिलकर षड्यंत्र करते हैं और श्याम सिंह को 1841 में अपदस्थ कर दिया जाता है और थरोज को जुब्बल में मिला दिया जाता है। थरोज को कहाँ मिलाया जाता है, जुब्बल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि थरोज को जुब्बल में मिला दिया जाता है 1841 में, थरोज को जुब्बल में मिला दिया जाता है। अंततः 27 जून 1843 को एक सनद द्वारा रणजीत सिंह और उसके वंशजों की राज्याधिकार को सदा के लिए स्वीकार किया गया। 1843 में क्या किया गया, एक सनद के द्वारा रणजीत सिंह और उसके वंशजों के राज्याधिकार को सदा के लिए स्वीकार किया गया, रणजीत सिंह और उसके वंशजों के अधिकार को। ठीक है। अन्य छोटी रियासत 1815 में एक सनद द्वारा बागल रियासत जो है राजा जगत सिंह को, बागल रियासत किसे दी गई थी, राजा जगत सिंह को। बागल रियासत राजा जगत सिंह, बागल रियासत राजा जगत सिंह को। कुठार के राणा भूप सिंह को जो है सनद दी गई थी, बाघल जगत सिंह को, कुठार के राणा भूप सिंह को। भज्जी दी गई थी राणा रुद्रपाल को, भज्जी राणा रुद्रपाल को। और धामी गोवर्धन सिंह, धामी गोवर्धन सिंह, धामी गोवर्धन सिंह महलोक ठाकुर संसार चंद को, महलोक किसको दिया था, ठाकुर संसार चंद को। बेजा ठाकुर मान सिंह को दिया गया था, बेजा जो रियासत थी वो ठाकुर मान सिंह को। बलसन ठाकुर योगराज को, बलसन ठाकुर योगराज को। सांगरी राणा विक्रमजीत को, सांगरी दिया गया था राणा विक्रमजीत को। दारकोटी राणा सुरतेश राम को, जो दारकोटी था वो राणा सुरतेश राम को। कुनिहार ठाकुर मगनदेव को प्रदान किया गया था। तो छोटी छोटी ये रियासतें हैं, ये किसे दी गई, इनमें से कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जो रियासत है सनद के द्वारा 1815 में किसे दी गई थी। तो बाघल राणा जो राजा जगत सिंह थे, बाघल राजा जगत सिंह, बाघल राजा जगत सिंह। फिर कुठार जो है, कुठार राणा भूप सिंह को। भज्जी राणा रुद्रपाल को। देखो बाघल इंपॉर्टेंट है, राजा जगत सिंह, बाघल राजा जगत सिंह, बाघल क्योंकि एक चर्चित रियासत थी तो बाघल जगत सिंह। कुठार राणा भूप सिंह। भज्जी भी इंपॉर्टेंट है, राणा रुद्रपाल, भज्जी राणा रुद्रपाल। धामी इंपॉर्टेंट है, धामी गोवर्धन सिंह, धामी गोवर्धन सिंह। महलोक दी गई थी ठाकुर संसार चंद को, बेजा ठाकुर मान सिंह को, बलसन ठाकुर योगराज को। सांगरी राणा विक्रमजीत को, दारकोटी राणा सुरतेश राम को। कुनिहार दी गई थी मगन देव को, कुनिहार भी इंपॉर्टेंट है, कुनिहार किसे दी गई थी, मगन देव को, कुनिहार दी गई थी मगन देव को। थोड़ा सा और हम अपना टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि अन्य जो पहाड़ी रियासतें थी उनके अंग्रेजों से संबंध, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रियासतों की बात की जा रही है अगर हम ध्यान दें तो। जैसे सिरमौर, तो सिरमौर के साथ बोला गया है कि 21 सितंबर 1815 तक, 21 सितंबर 1815 को एक सनद द्वारा सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया। किसे बिठाया गया था, सिरमौर की गद्दी पर फतेह प्रकाश को बिठाया गया। उस समय मात्र वो 6 वर्ष का था, 6 ईयर्स का था। इस सनद द्वारा अंग्रेज सरकार ने सिरमौर रियासत के मोरनी, जगतगढ़ के किले, क्यारदादुन और जोनसार बाबर के क्षेत्र अपने पास रख लिए। तो इन्होंने क्या किया, जब ये सनद प्रदान की उसके द्वारा सिरमौर रियासत, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सिरमौर रियासत के मोरनी, जगतगढ़ के किले, क्यारदादुन और जोनसन बाबर क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र, मोरनी, जगतगढ़ के किले, क्यारदादुन और जोनसन बाबर का जो क्षेत्र है वो अपने पास रख लिया। फतेह प्रकाश के वयस्क होने पर शासन का कार्य, जब तक ये जो फतेह प्रकाश के वयस्क होने तक, जब तक वयस्क होते हैं जो हमारे फतेह प्रकाश हैं, तब तक जो गुलेरी रानी का को कप्तान बुर्ज नाहन दरबार में सहायक राज्य प्रतिनिधि की देखरेख में चलाने की आज्ञा दी गई। तो जो गुलेरी रानी होती है फतेह प्रकाश की जो मदर होती है, उनको बोला गया कि आप जो कप्तान बुर्ज हैं उनकी सहायता से, जो कि जो कप्तान बुर्ज को रखा गया था नाहन दरबार में राज्य प्रतिनिधि के रूप में, तो उन्हें बोला गया कि आप इनकी सहायता से राज्य की देखरेख कीजिए जब तक कि जो फतेह प्रकाश हैं वो बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, उनकी मदर जो गुलेरी रानी है उनको बोला गया। अच्छा, बर्च ने रानी की सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया था। जो कप्तान जो बर्च हैं, इन्होंने एक परिषद का गठन किया था, किसको, रानी को सलाह देने के लिए। राज्य के दीवान किशन चंद को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राज्य का जो दीवान होता है किशन चंद, उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। किसी राज्य के दीवान किशन चंद को। 5 जुलाई 1826 को फतेह प्रकाश ने सरकार से आवेदन किया कि गोरखा युद्ध के बाद सरकार ने जोनसन बाबर, कालसी, क्यारदादुन क्षेत्र जो अपने पास रख लिए थे उन्हें 1.5 लाख रुपए के नजराने पर उसे वापस लौटा दिया जाए।
तो 5 जुलाई 1826 को फतेह प्रकाश ने क्या किया, जब वो वयस्क हुआ तो उसने सरकार से आवेदन किया कि जो गोरखा युद्ध के बाद आपने अपने पास हमारे क्षेत्र रख लिए थे, कौन कौन से क्षेत्र, जॉनसन बाबर क्षेत्र, कालसी, क्यारदादुन क्षेत्र जो अपने पास आपने रखे हैं, उसको आप 1.5 लाख रुपए का नजराना लेकर वापस दे दीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट ने शिमला दरबार में फतेह प्रकाश, जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, उन्होंने शिमला दरबार आयोजित किया था, उसमें जो फतेह प्रकाश होते हैं वो भी भाग लेते हैं। सरकार ने जॉनसन बाबर का क्षेत्र सिरमौर के राजा को देने से इनकार कर दिया। अब देखो सरकार ने क्या किया कि जॉनसन बाबर का क्षेत्र जो था तो ओरिजिनली सिरमौर रियासत का ही, लेकिन वो राजा को देने से इनकार कर दिया। ठीक है, सरकार ने 5 सितंबर 1833 को एक सनद द्वारा क्यारदादुन घाटी 50,000 रुपये में फतेह चंद को दे दी थी। ठीक है, तो कब 50,000 रुपये जो था उस राशि पर, ठीक है, जो क्यारदादुन की घाटी है वो सरकार ने वापस लौटाई फतेह चंद को 1833 में सिरमौर रियासत को। इसके बाद हम देखते हैं कि चंबा के साथ कैसे रिलेशन थे। तो देखिए कि जो चंबा है, चढ़त सिंह के शासनकाल में चंबा रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गया। तो चंबा जो है, चंबा के राजा होते हैं चढ़त सिंह जो राजा होते हैं उनके शासनकाल में चंबा रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गया था। परंतु चंबा नरेश ने स्वतंत्रता कायम रखी थी अपनी, मतलब रणजीत सिंह के बेशक शासन में आया था, लेकिन यहाँ पर चंबा नरेश की स्वतंत्रता को नहीं छीना गया था, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायम रखी। चढ़त सिंह की 1844 में मृत्यु के बाद श्री सिंह चंबा के राजा बने। चढ़त सिंह की जब मृत्यु होती है 1844 में, उसके बाद 1844 में चढ़त सिंह की मृत्यु के बाद श्री सिंह चंबा के राजा बने। सिखों की हार के बाद 16 मार्च 1846 को राजा गुलाब सिंह के साथ अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने रावी और सिंधु के बीच सारे क्षेत्र गुलाब सिंह को 75 लाख में दे दिए, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और चंबा भी थे। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेजों और सिखों के बीच का युद्ध होता है तो 1846 में, ठीक है, उनकी संधि होती है, अमृतसर की संधि। तो अंग्रेज क्या करते हैं, राजा गुलाब सिंह के साथ जो अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि की थी उसके अनुसार वो क्या करते हैं कि रावी और जो सिंधु नदी है, रावी और सिंधु के बीच के जो क्षेत्र हैं, गुलाब सिंह को वो 75 लाख रुपए में देने के लिए उनसे कहते हैं। ठीक है, संधि में जो कि कौन कौन से क्षेत्र थे जो वो गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में दे रहे थे, कश्मीर था उसमें, लद्दाख, गिलगित और चंबा। अब यहाँ पर जो चंबा की बात आती है जो सिरमौर से मतलब सॉरी हिमाचल से रिलेटेड है, तो चंबा जो रावी नदी के दोनों ओर था, सिखों को कर देता था, ये सिखों को कर देता था। उसमें गुलाब सिंह कौन थे, जम्मू के राजा के अधीन दिए जाने का विरोध किया। ठीक है, तो चंबा ने ये विरोध किया कि जो उनका राज्य गुलाब सिंह को सौंपा जा रहा है उसका विरोध किया। फिर यहाँ पर कर्नल जो लॉरेंस होते हैं उन्होंने कश्मीर, चंबा और अंग्रेज सरकार के बीच मध्यस्थता करके जो समस्या है उसको सुलझाया। तो देखिए किस किस के बीच में वैसे ये प्रॉब्लम आई कि एक तो चंबा के राजा चाहते थे कि उनको कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को ना सौंपा जाए। कश्मीर के राजा 75 लाख रुपए में इन सारे एरियाज़ को अपने पास रखना चाहते थे और अंग्रेज देना चाहते थे इन एरियाज़ को। ठीक है, लेकिन चंबा के राजा जो थे वो इसके आलोचना कर रहे थे। तो यहाँ पर कर्नल जो लॉरेंस हैं उन्होंने मध्यस्थता करके इस समस्या को सुलझाया। एक सनद द्वारा 6 अप्रैल 1848 को चंबा की स्वतंत्रता कायम रखी गई। तो आखिरकार जो चंबा है उसकी 1848 में एक सनद के द्वारा उसकी स्वतंत्रता कायम रखी गई। चंबा के से प्रतिवर्ष 12,000 रुपये लगान लेना निश्चित हुआ कि एक चंबा जो है 12,000 रुपये प्रतिवर्ष लगान देगा, टैक्स देगा। और भद्रवाह क्षेत्र कश्मीर राज्य में मिला दिया गया, लेकिन फिर भी जो चंबा से भद्रवाह क्षेत्र होता है वो कश्मीर में मिला दिया गया। ठीक है, भद्रवाह क्षेत्र को कश्मीर में मिला दिया गया। सॉरी। फिर देखो 1862 में क्या होता है। अच्छा, आपको यहाँ पे भद्रवाह क्षेत्र थोड़ा ध्यान रखना है, किसको कश्मीर में मिला दिया गया था। 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया। किसे? 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया। इनका इंपॉर्टेंट है नाम, मेजर ब्लेयर रीड 1862 में, 1862 और मेजर ब्लेयर रीड 1862 और मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया। 1864 में चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे।
1864 में चंबा के राजा ने 1864 में इन्होंने क्या किया, चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे। और 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को क्या किया गया था, मेजर ब्लेयर रीड को 1862 में चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। 1864 में चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे। अब जहाँ पर भी वन लीज पर देने की बात हो तो आपने प्रीवियस फैक्ट भी याद रखना है कि हमने क्या पढ़ा था जब बुशहर की बात कर रहे थे हम लोग, कि 1877 में यहाँ पर अंग्रेजों ने बुशहर के वन को भी लीज पर ले लिया था 1877 में 50 साल के लिए। 1877 में 50 साल के लिए बुशहर के जो वन थे उनको भी लीज पर अंग्रेजों ने ले लिया था 50 साल के लिए। 10,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था और अंग्रेजों ने इसके लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 1864 में चंबा के राजा ने अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे, ठीक है। चंबा भी अब क्या करता है, अपने सारे वन जो होते हैं 1864 में से पट्टे पर दे देता है, लीज पर दे देता है। और 1862 में मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। 1913 में कुछ शर्तों के साथ वनों का पूरा नियंत्रण राजा को सौंप दिया गया। अब 1913 में, अब देखो 1864 से 1913 की बात हो रही है, बहुत सालों बाद की, कि कुछ शर्तों के बाद क्या हुआ, जो वनों का पूरा नियंत्रण है वो राजा को सौंप दिया गया, ठीक है। मेजर ब्लेयर रीड के पश्चात 1879 में जो बर्नी तथा 1885 में एच.टी. मार्शल को प्रबंधक नियुक्त किया गया। अब देखिए इसमें चंबा में बहुत मतलब 2-3 जो भी प्रबंधक हैं अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए, लेकिन पहला प्रबंधक इंपॉर्टेंट है 1862 में मेजर ब्लेयर रीड जो नियुक्त किया गया था। हालांकि बाद में 1879 में जो बर्नी होते हैं उन्हें 1885 में एच.टी. मार्शल को प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। बर्नी को 1879 में और 1885 में जब कांग्रेस बन रही थी तो 1885 में एच.टी. मार्शल को प्रबंधक नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रबंधक जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। श्याम सिंह को राज्य करने के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। अब श्याम सिंह जो थे उन्हें राज्य पर पूर्ण अधिकार मतलब राज्य करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा। कांगड़ा के साथ मतलब कि क्या रिलेशन रहे हैं अंग्रेजों के, ये देखेंगे हम लोग। तो 1823 में संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद, संसार चंद का जो पुत्र होता है वो गद्दी पर बैठता है। 1823 में संसार चंद की मृत्यु हो जाती है, महान शासक कांगड़ा का, उसकी मृत्यु हो जाती है और अनिरुद्ध चंद जो संसार चंद का पुत्र होता है वो गद्दी पर बैठता है। 1827 में अनिरुद्ध चंद को रणजीत सिंह के से अंग्रेजों के राज्य में शरण लेनी पड़ी। तो रणजीत सिंह और अनिरुद्ध चंद के बीच में जो है वो मतलब अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, तो 1827 में क्या करना पड़ता है उनको, अंग्रेजी राज्य में शरण लेनी पड़ती है। हालांकि मुद्दा कुछ और था कि रणजीत सिंह चाहते थे कि जो उनका मंत्री थे ध्यान सिंह, उनके पुत्र से जो है अनिरुद्ध चंद अपनी बहन का विवाह करा दे, लेकिन अनिरुद्ध चंद नहीं चाहते थे कि वो क्या बोलते इनसे ध्यान सिंह के पुत्रों से अपनी बहनों का विवाह कराएं, ठीक है। उन्हें मतलब ये मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार दबाव में आकर ये बात मान ली थी, लेकिन बाद में वो मतलब ऐसे ही इसे टालने लगे। तो जो रणजीत सिंह थे वो उससे मतलब अपमान समझ सकते थे अपना, तो उन्हें डर था अनिरुद्ध चंद को, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब रणजीत सिंह उनके राज्य की तरफ निकले थे तो अनिरुद्ध चंद ने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेजों की शरण ले ली थी, ठीक है। क्योंकि रणजीत सिंह और उस पर अपनी बहनों का विवाह जम्मू के राजा ध्यान सिंह से करने का दबाव बना रहा था। तो इस फैक्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत सारी बुक्स में ऐसे दिया गया है ध्यान सिंह जो है इनसे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि उनसे कराना चाहते थे जम्मू के राजा ध्यान सिंह से, जो कि रणजीत सिंह के मंत्री प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन यहाँ पर वैसे जो रियल फैक्ट है वो है कि ध्यान सिंह के जो पुत्र थे उनसे कराना चाहते थे, ठीक है। तो बाद में जो है इसका सॉल्यूशन भी उन्हें मतलब हो जाता है कि भी बाद में वो उसे माफ़ भी कर देता है रणजीत सिंह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बस इस फैक्ट को, वैसे इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि किससे कराना चाहते थे, लेकिन ये अलग अलग दिया गया है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस लाइन में कुछ गलत दिया गया है, या फिर आप अगर इसी बुक के किसी और चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर अलग दिया गया है कि ध्यान सिंह के पुत्रों से कराना चाहते थे, कहीं दिया गया है कि जम्मू के राजा ध्यान सिंह के से कराना चाहते थे। तो आपको ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ये रीज़न था जिस कारण अनिरुद्ध चंद और जो रणजीत सिंह हैं उनके बीच में मतलब अनबन रहती थी, या फिर उनके जो रिलेशन थे वो सही नहीं रहे। अपनी बहनों का विवाह गढ़वाल के राजा से कर अनिरुद्ध चंद अर्की चला गया। तो जो अनिरुद्ध चंद थे उन्होंने अपने बहनों का विवाह क्या किया, गढ़वाल के राजा से कर दिया था।
वैसे उनका नाम सुदर्शन शाह था, जिन गढ़वाल के राजा से उन्होंने अपनी बहनों का विवाह किया था, ठीक है। तो उन्होंने सुदर्शन शाह नाम के जो गढ़वाल के राजा थे उनसे अपनी बहनों का विवाह किया था और वो अर्की चला गया था। उसकी 1831 में मृत्यु हो गई, ठीक है। जो अनिरुद्ध चंद है उसकी 1831 में मृत्यु हो गई। लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से अनिरुद्ध चंद के जो पुत्रों रणबीर चंद और प्रमोद चंद को 1833 में जागीरें वापस मिल गई। अब यहाँ पे जो लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं वो थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं, लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि। और जो अनिरुद्ध चंद के पुत्र होते हैं रणबीर चंद और प्रमोद चंद, 1833 में इनको अपनी जागीरें वापस मिल जाती हैं, ठीक है। और रणजीत सिंह की भी इनसे कोई ऐसे दुश्मनी नहीं रहती है, क्योंकि अनिरुद्ध चंद से बस उनका एक टसल था जो उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो चुका है। अब इनकी जो रणबीर चंद हैं और प्रमोद चंद है वो 1833 में इनकी जागीरें वापस मिल जाती है लुधियाना के राजनीतिक प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अंग्रेजों की, अब हम देखेंगे कुल्लू के साथ कैसे रिलेशन थे। बस हमारे 2-3 और रियासतों के साथ रिलेशन देखने रह गए हैं। देखिए कुल्लू के साथ अगर बात करें तो कुल्लू के राजा अजीत सिंह को की 1841 में सांगरी में मृत्यु हुई। तो कुल्लू के राजा अजीत सिंह की 1841 में सांगरी में मृत्यु हुई। शिमला की पहाड़ी रियासतों के अधीक्षक जो सुप्रिटेंडेंट जो श्री एर्स्किन ने अजीत सिंह के चचेरे भाई को राजा बनाने की सिफारिश की, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या होता है कि कुल्लू के राजा जो अजीत सिंह होते हैं 1841 में सांगरी में मृत्यु हो जाती है उनकी, 1841 में किसकी, राजा अजीत सिंह की। अब जो जो एर्स्किन थे वो चाहते थे कि उनके चचेरे जो भाई हैं वो राजा बने, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अजीत सिंह का जो चाचा होता है, ठीक है, ठाकुर सिंह, अजीत सिंह का जो चाचा है ठाकुर सिंह को नाम मात्र का राजा बनाकर उससे वजीरी रूपी की जागीर दे दी गई, ठीक है। उसको नाम मात्र का राजा बनाया जाता है चाचा ठाकुर सिंह को, और उनको वजीरी रूपी की जागीर दे दी गई। 1846 में पहले सिख युद्ध के बाद कुल्लू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जब 1846 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब अंग्रेजों और सिखों का युद्ध हुआ, उसके पहले जो अंग्रेज सिख युद्ध था उसके बाद कुल्लू का जो राज्य था वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया उस पर। ठाकुर सिंह को राजा मान लिया गया। उसकी 1852 में मृत्यु के बाद ज्ञान सिंह उत्तराधिकारी बना, परंतु रखेल का पुत्र होने की वजह से अंग्रेजों ने उसकी पदवी राजा से बदलकर राय कर दी और उसके राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए। तो उन्होंने उसके भी राजनीतिक अधिकार थे समाप्त कर दिए। मंडी एवं सुकेत 9 मार्च 1846 की लाहौर संधि जो सिख और अंग्रेजों के बीच हुई थी, द्वारा कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दत्तारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अब हम मंडी और सुकेत की बात करें तो 1846 में इन्होंने बताया है कि लाहौर संधि के बाद जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी, उसके बाद देखो बहुत सारे एरिया जो हैं जैसे कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दत्तारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। एक सनद द्वारा बलबीर सेन जो थे उनको 24 अक्टूबर 1846 को मंडी का राजा स्वीकार कर लिया गया। जो हमारी सनद होती है उसके द्वारा बलबीर सेन को, ठीक है, बलबीर सेन को मंडी का राजा स्वीकार कर लिया गया। बलबीर सिंह की मृत्यु के बाद 1851 में उसका 4 वर्ष का नाबालिग पुत्र जो विजय सेन वो राजा बनता है। अब बलबीर सेन की मृत्यु हो जाती है 1851 में, उसका 4 वर्ष का जो नाबालिग पुत्र विजय सेन उसको राजा बना दिया जाता है। उसने 1877 में दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था, ठीक है। जो विजय सेन होता है वो 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लेता है। कौन? विजय सेन। 1877 के दिल्ली दरबार में कौन भाग लेता है? विजय सेन। कहाँ से? मंडी से। विजय सेन ने ईडब्ल्यू पुरकिस के देखरेख में अनेक विकास के कार्य की हैं। जो विजय सेन होता है वो ईडब्ल्यू पुरकिस के देखरेख में अनेक विकास के कार्य करते हैं। सुकेत ने सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। जो सुकेत रियासत थी उसने सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, अतः उसे पुनः 1846 में सनद प्रदान कर राज्य पर स्थायी वंशानुगत अधिकार दे दिया गया कि अब आपकी वंश का अधिकार रहेगा स्थायी रूप से। मंडी के राजा बलबीर सेन को लोहे व नमक की खानों पर लगने वाले कर पर अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया। अब जो राजा बलबीर सेन होता है, मंडी के राजा बलबीर सेन, उनको लोहे और नमक की खानों पर जो लगने वाले टैक्स पर अंग्रेजों की बात मानने को कहा गया। सुकेत के राजा दुष्ट निकंदन सेन नाबालिग थे, तो श्रीमान डोनाल्ड को
1884 में वजीर नियुक्त किया गया था। जब जी सुकेत के राजा दुष्ट निकंदन सेन जो होते हैं नाबालिग होते हैं, तो जो डोनाल्ड होते हैं वो 1884 में उनके वजीर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नूरपुर। नूरपुर के साथ अब हम अंग्रेजों के रिलेशन देखेंगे और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा कि अंग्रेजों के अलग अलग रियासतों के साथ, हिमाचल के अलग अलग रियासतों के साथ कैसे कैसे रिलेशन थे। ठीक है, और उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना क्या क्या रोल प्ले किया। तो नूरपुर में 1848 में नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिसमें जसवां और दत्तारपुर के राजा ने मदद की। तो 1848 में क्या होता है, जो नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया, नूरपुर के वजीर कौन होता है, राम सिंह पठानिया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है कि नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह, इन्होंने विद्रोह किया। कब, 1848 में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 1848 में नूरपुर के किस राजा ने विद्रोह किया था, वजीर राम सिंह पठानिया। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया ने और कांगड़ा के राजा प्रमोद चंद ने। 1848 में कांगड़ा के किस राजा ने विद्रोह किया था, राजा प्रमोद सिंह ने, राजा प्रमोद सिंह ने। और नूरपुर के किस वजीर ने विद्रोह किया था 1848 में, वजीर राम सिंह पठानिया, वजीर राम सिंह पठानिया। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह ने विद्रोह किया 1848 में। अब इनका साथ कौन देते हैं, जसवां और दत्तारपुर के राजा जो है वो इनका साथ देते हैं। दत्तारपुर और जसवां के जो राजा होते हैं वो प्रमोद सिंह और वजीर राम सिंह पठानिया का साथ देते हैं। कमिश्नर जो लॉरेंस ने विद्रोह को कुचलकर प्रमोद चंद को अल्मोड़ा तथा वजीर राम सिंह को सिंगापुर भेज दिया, जहां उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो कमिश्नर लॉरेंस क्या करते हैं, वो इस विद्रोह को कुचल देते हैं और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह या प्रमोद चंद होते हैं, उन्हें अल्मोड़ा भेज दिया जाता है। प्रमोद चंद या प्रमोद सिंह जो हैं कांगड़ा के राजा, उन्हें कहाँ भेजा जाता है, अल्मोड़ा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर चाहे तो बन सकता है वैसे, कि जो कमिश्नर लॉरेंस, या तो किसने इनका विद्रोह कुचला या फिर किसने दबाया इनका विद्रोह, जो वजीर राम सिंह पठानिया और कांगड़ा के राजा प्रमोद सिंह और उनके साथ जसवां और दत्तारपुर के राजाओं ने 1848 में विद्रोह किया था, तो उसको कमिश्नर लॉरेंस ने उसको निपटाने का मतलब रोल प्ले किया है कमिश्नर लॉरेंस ने। और उन्होंने जो प्रमोद चंद है उन्हें कैद कर जो कांगड़ा के राजा प्रमोद चंद होते हैं उन्हें कहाँ भेज दिया था, उन्होंने अल्मोड़ा भेजा था। कहाँ, अल्मोड़ा। और जो नूरपुर के वजीर होते हैं राम सिंह पठानिया, उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया था। जो नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई। नूरपुर के राजा वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह को 2000 रुपये की जागीर दे दी गई। तो अब नूरपुर के जो राजा होते हैं वीर सिंह, जो वजीर राम सिंह पठानिया थे, इसी राजा वीर सिंह के समय में ही थे। इनके पुत्र जसवंत सिंह को 2000 रुपये की जागीर दे दी गई। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ।